किसे कहते हैं पराशर? सर ये विलायक और विलयन के मध्य रखी जाती है या मतलब परासरण झिल्ली होती है जो हम्म, इससे ना जो विलायक के मतलब इससे विलायक के प्रवाह के जो कण होते हैं ना विलयन में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और कोई? यहाँ देखो बेटा, जो परासरण क्रिया होती है ये विलायक और विलेय के मध्य होने वाली क्रिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर परासरण क्रिया क्या होगी? परासरण क्रिया की विशेषता मानी जाती है जो विलायक है, विलायक के अणु विलेय की ओर एसपीएम के द्वारा, इसको बोलते हैं एसपीएम, किताब में लिखा हुआ है कि एसपीएम। एस का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यह है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। ये देखिए यहां से क्या होगा, विलायक भी नहीं, विलेय भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, विलियन कहेंगे। विलेय बने यहाँ पर विलायक प्लस ये दोनों मिला करके होंगे यहाँ पर, ये विलियन इस टाइप से हमारे पास होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो विलायक शुद्ध विलायक होगा उसकी गति जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ जाएगा, विलियन में जाएगा, ठीक है ना। विलियन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, करेक्ट। यहाँ देखो बेटा, ये इसका नाम ही ऐसा है, इसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य का मतलब ये केवल आधे को पार जाने देता है। आधे का मतलब क्या हुआ, ये यदि हम ये देखिए विलियन का आधे भाग, आधा भाग ये है जो विलियन बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो ये आधा का मतलब क्या हुआ, ये केवल किसको, विलायक को पार जाने देता है, ठीक है ना। विलायक ही इस अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जा सकता है, बाकी कुछ नहीं जा सकते, ठीक है। ये विलेय के अणु नहीं जा सकते, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो परासरण समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको देखें तो ये कहता है कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पर देखें तो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर से, एक ओर शुद्ध विलायक और दूसरी ओर क्या होता है, विलयन रखा जाए, तो क्या होगा, विलायक के अणु झिल्ली में से होकर के विलयन में पहुंचते हैं, ठीक है ना। और तथा क्या कहते हैं, दोनों ओर समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे। ये देखो, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने एक अर्धपारग ये जार लिया और उस जार में हमने बीच में क्या किया, ये बीच में जो बनाया है ये है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ इस तरफ हमने केवल विलायक लिया और इस तरफ लिया हमने विलियन, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, विलायक के जो कण होंगे वो इस तरफ जाएंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक वो दोनों तरफ सांद्रता बराबर न हो जाए। इसका प्रयास करते हैं कि जैसे यहाँ सांद्रता अधिक है यहाँ कम है, तो ये इधर की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। कब तक, जब तक वो सांद्रता बराबर करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए कहते हैं परासरण की क्रिया। दूसरा एक दो एग्जांपल हम घरेलू एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों ने किशमिश को देखा होगा, किशमिश देखा बेटा आप लोगों ने, सबने देखा, बहुत पतला होता है। जैसे हम इसको ऐसे पानी में डालेंगे तो सुबह के टाइम पे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल एकदम गोल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, कुछ मालूम है ऐसा क्यों हुआ होगा, कि ये फूल क्यों गया होगा, जब हमने पानी में रखा है इसको तो ये फूल क्यों गया, कोई बता सकता है? इसका कारण है बेटा, देखो इसका कारण यह है, इसमें भी परासरण क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई, परासरण। बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको, परासरण क्रिया। यहाँ पर क्या होता है, इस किशमिश के अंदर जो है शुगर की मात्रा अधिक होती, सांद्रता अधिक होती, विलेय के कणों की सांद्रता अधिक होती है ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो किशमिश का जो बाहरी खाल है इसकी, ये है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने क्या किया, इसको पानी में रखा,
ये है विलायक, इधर की तरफ भी विलायक हो गया, ठीक है। विलायक के कण क्या हुआ, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर जाने लगे, क्योंकि ये सांद्रता बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक ये चलते रहेंगे, ये क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है ऐसे करके, ठीक है। अब यही जो फूल गया, इस फूले हुए भाग को हम फिर वापस किशमिश बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। कितने लोग हैं बेटा जो बना सकते हो? इसे पुनः हमने क्या करना है, किशमिश बनाना है, बना सकते हो? यस सर। कैसे? सुखा देंगे सर। सुखा देंगे। और कोई तरीका? और कोई तरीका? हम इसको पराशर क्रिया के द्वारा भी वैसे बना सकते हैं। कैसे? देखो हमने इसको फुला दिया है, देखो इस साल क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ये फूल गया। अब क्या करो, देखो सांद्रता क्या थी, यहाँ अधिक थी, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलायक अंदर जा रहा, ठीक है ना। एक काम जो करो, यहाँ बाहर सांद्रता बढ़ा दो, जहां हमने विलायक रखा हुआ है उस विलायक में हम क्या करो, सांद्रता बढ़ा दो। ये जो है ना, जैसे माना किशमिश, अब किशमिश फूल गया और ये पानी था बाहर, ठीक है ना, ये इसके अंदर तो सांद्रता, ये पानी है बाहर, इस पानी की सांद्रता बढ़ा, सांद्रता कैसे बढ़ेगी? कोई तरीका है सांद्रता बढ़ाने का? इसकी सांद्रता बढ़ाने का तरीका है बेटा, कैसे? हम क्या कर देंगे, इसको नमक डाल देंगे, जब इसमें क्या कर देंगे, नमक ले लेंगे, तो नमक, देखो नमक क्या होता है, नमक का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, NaCl, साधारण नमक, ठीक है ना। अब हमने यहाँ सांद्रता बढ़ा दी, यानी कि नमक की मात्रा डाल दी इसमें, 2-3 चम्मच 4 चम्मच डाल दो, है ना, 4 चम्मच डाल करके कम पानी में भी, अब सांद्रता क्या होगी, बाहर बढ़ गई, क्या हो गई, सांद्रता बाहर की तरफ अधिक हो गई, ठीक है। अब विलायक के कण क्या होंगे, केवल विलायक के, विलीय के नहीं, विलायक के कण जो इसके अंदर घुसे हुए थे अंदर, इस किशमिश के अंदर, वो बाहर आने, वो कहाँ लेंगे, बाहर, फिर ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अब सांद्रता इधर ज्यादा हो गई, इधर कम हो जाएगी, है ना, तो ये क्या होंगे, कण बाहर निकलने लगे, कौन से वाले, विलायक के कण, केवल उसमें विलायक ही आर पार जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पुनः क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इस साल कि जब हम क्या करेंगे, हमने अंडे को छिला, है ना, अंडे को, छिले हुए अंडे को, अंडे किस प्रकार से छिला हुआ, इसके बाहर यदि अंडे को देखोगे तो एक परत हार्ड होती है ना, और उसके अंदर एक झिल्ली टाइप की बनी हुई रहती है, पतली झिल्ली, ठीक है ना, उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है, केवल हमने क्या करना, बाहर का जो हार्ड वाला भाग है उसको तोड़ना है, और उस जब वो इस प्रकार से बन जाएगा, फिर उसको क्या करना है, नमक में डालना है, नमक के पानी में, ठीक है, नमक के पानी में डालना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, नमक पे पानी में जब हमने अंडे को डालेंगे तो क्या होगा, आप लोग बता नहीं रहे। सर सांद्रता के कारण, सर उच्च सांद्रता के कारण सर जो अंडे के अंदर का द्रव होगा वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, और उससे क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा कि नहीं, ये सिकुड़ सिकुड़ेगा, जाएगा सर। हाँ सिकुड़ जाएगा। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो है, इसमें देखो पेपर तो एक्यूरेट वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आ रखा है, मेरे पास पेपर भी है इसमें, तो देखो इसने लिखा हुआ है, ये देखो, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है, और जबकि सांद्र NaCl में रखने पर सिकुड़ जाता है, क्यों? तो कह रहा है कि जैसे माना, ये जो छिला हुआ अंडा, छिलने का मतलब क्या हो गया, उसके बाहर का ये जो खाल हार्ड पार्ट है उसको निकाल देना, केवल हार्ड, और बाकी जो पार्ट होगा उसको वैसे रहने देना, ठीक है ना, केवल जो सख्त वाला भाग है उसको निकाल देना, जो सख्त वाला भाग होता है, और उसके अंदर एक क्या होगी, SPM होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, झिल्ली टाइप की होगी, उसको रहने देना। यदि आपने अंडे को इस तरह तोड़ा है, केवल बाहर बाहर का पार्ट तोड़ा है, और जब हम क्या करेंगे, इसको साधारण जल में रखेंगे तो साधारण जल में फूल जाता है, और जब हम
क्या करें, सांद्र NaCl में रखेंगे तो सिकुड़ जाता है। क्यों? तो उसका कारण ये था कि पराषण क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। पराषण क्रिया के द्वारा जब हम इसको सांद्र जल में, सांद्र NaCl में रखते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर का जल बाहर आ जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण सांद्रता को बराबर करने के लिए, ठीक है ना, इसके कारण ये सिकुड़ जाता है। और जब हम पुनः इसको जल में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, पराषण की क्रिया, इसको क्या कहेंगे, पराषण की क्रिया। तो यहाँ पर ये था बेटा, ये पराषण क्रिया। अभी हम केवल पराषण क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो पराषण क्रिया। दूसरा यदि हम देखें, ये कह रहे हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर कम सांद्रता वाला और दूसरी ओर क्या करें, अधिक सांद्रता वाला विलयन रखेंगे, तो तभी क्या होगा, विलायक के जो अणु हैं कम सांद्रता से वाले विलयन की ओर से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो ये क्रिया क्या है, सांद्रता समान बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसकी एग्जांपल समझते कैसे कैसे यार। मान लीजिए आपने क्या किया, एक जार लिया इस प्रकार का, जिसमें बीच में SPM है, बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। SPM मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, आप लोगों की किताब में NCERT बुक में SPM ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने क्या किया, दो प्रकार की सांद्रता वाले विलयन बनाए। दो प्रकार की सांद्रता वाले विलयन कैसे बनाए, एक तो बनाया हमने सिंपल नमक का पानी, है ना, नमक का पानी बना देते हैं, नमक का पानी। और दो प्रकार का, है ना, किस प्रकार से आएगा, इस वाले यहाँ पर नमक का पानी हम ले लेते हैं जिसमें 1 लीटर, या 1 लीटर नहीं, मान लीजिए हमारे पास 100 ml है, ठीक है ना। 100 ml में हम क्या करते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने क्या किया, चम्मच हमने NaCl डाल दिया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करते हैं, ये 100 ml हमारे पास है और इसमें हम 4 चम्मच डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 4 चम्मच क्या कर दी, वो NaCl डाल दी। अब देखो बेटा, यहाँ पर सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, 4 चम्मच वाली। बिल्कुल, उसमें NaCl की सांद्रता अधिक होगी, NaCl ज्यादा मात्रा में है ना, ये कम सांद्रता है। दोनों को हमने, ये सांद्रता कम सांद्रता है और ये अधिक सांद्रता वाला। तो यहाँ क्या पराषण क्रिया क्या होगी, ये कहता है, कम सांद्रता वाले से ज्यादा सांद्रता की ओर होगी। बिल्कुल, यहाँ जो कम सांद्रता वाला हमारे पास विलयन है, यहाँ से विलायक के कण, केवल किसके कण, विलायक कण, यहाँ से इधर की तरफ मूवमेंट करें। अब कैसे पता लगेगा इधर से इधर जा रहा है, इसका जो लेवल है, पहले बराबर, दोनों बराबर थे, अब इसका लेवल बढ़ने लगेगा ऐसे, ये, और इसका लेवल क्या होगा, घटने लगेगा ऐसे। ये इधर से नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल हम घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। पराषण की क्रिया वाला एक प्रैक्टिकल हम घर में भी कर सकते हैं। कैसे, आलू देखा होगा आपने, आलू को तो ऐसे गोल आलू होता है, ठीक है ना? आलू है हमारे पास, इस आलू को ऐसे काट लो, बिल्कुल एक्यूरेट, इस टाइप से, है ना। और इसको अंदर से खोखला बना दो, जैसे बीच में खोखला, मतलब नीचे से नहीं काटना, बीच में एक होल या बॉक्स अंदर बने, नीचे की तरफ भी रहे आलू, चारों तरफ भी रहे और ऊपर भी रहे, ठीक है ना। तो हमें मान के चलते हैं इस प्रकार से हमने बना दी थी, आलू काट करके इस टाइप से बना दिया, जिससे ये बीच में हमने इसको खोखला बना दिया इस टाइप, है ना, ऐसे करके बना दिया, एक बॉक्स टाइप का बना दिया। इसके नीचे वाला पार्ट भी रहेगा, इधर सामने वाला भी रहेगा, उधर वाला भी रहेगा, है ना। और इसको हमने यहाँ तक क्या किया, यहाँ तक हमने NaCl से भर दिया, किससे भर दिया, NaCl के विलयन से, थोड़ा सांद्र ले देना। और फिर इस यहाँ पर क्या कर देना, एक आलपीन लगा देना, आलपीन तो जानते हैं आप लोग, कि यहाँ तक भरा हुआ है NaCl। फिर क्या करना है, इसको उठा करके पानी के बर्तन में रखो, इसमें रखना है पानी के बर्तन में। मान लीजिए आपने पानी का बर्तन नहीं आ रहा, इतना इतना भर ले, थोड़ी देर में देखोगे आप लोग, क्योंकि आप देखो सांद्रता यहाँ ज्यादा है, यहाँ केवल विलायक के कण है, तो ये विलायक के कण, ये आलू भी क्या करता है, SPM का काम करता है। किसका काम करेगा, SPM। तो इसमें से क्या होंगे, अंदर चले जाएगा और पानी का लेवल आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा, यहाँ तक पहुंच गया,
या सांद्र विलयन का लेवल यहाँ से आता है, ये पिन बता देगा अल्पिन, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, फिर एक काम और कर सकते हैं, जब यहाँ तक पहुंच जाए फिर क्या कर दो, इस पानी को हटा दो और इसमें नमक का पानी भर दो जो इससे अधिक सांद्रता वाला है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में फिर क्या होगा, जो ये पानी के कण है वो इधर आने लगे क्योंकि हमने सांद्रता यहाँ बढ़ा दी NaCl, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ सांद्रता बढ़ेगी तो पानी के कण क्या होंगे, इससे अंदर आने लगेंगे। तो ये पराक्षण क्रिया धीरे धीरे देखोगे तो आपको लगेगा ये यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है ना, ये लेवल यहाँ था। तो इस प्रकार से हम पराक्षण की क्रिया में होता क्या है, विलायक के कण क्या होते हैं, जो विलायक है, हम सब चीज विलायक के बारे में तो पढ़ रहे हैं, है ना। विलायक के जो कण है, ये विलायक जो है गमन करता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। जहां पर क्या होगा, पराक्षण क्रिया क्या हुई, जहां पर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण गमन करते हैं, उस क्रिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना, SPM के उसमें जो है, तब क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं पराक्षण। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, जिसको हम SPM कह रहे हैं, से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में या अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के जो विलायक होंगे, विलायक का स्वतः परिवर्तित प्रभाव क्या क्या कहलाता है, पराक्षण कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, अपनी भाषा में लिखना चाहोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक, ठीक है ना, विलयन की ओर, या कह सकते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर विलयन की ओर गमन होना ही क्या कहलाता है, विलायक के कणों का गमन होना ही क्या कहलाता है, पराक्षण क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ये तो है बेटा पराक्षण क्रिया। अब पराक्षण क्रिया के बाद हमारे पास है पराक्षण दाब। जो पराक्षण क्रिया है, इसके बाद क्या हुआ, पराक्षण की क्रिया के द्वारा, जैसे वाष्प दाब हमने पढ़ा, वाष्प के कारण उत्पन्न दाब हुआ, ये वाष्प दाब हुआ। अब पराक्षण दाब है, इस क्रिया के द्वारा एक दाब उत्पन्न होगा, क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे पराक्षण दाब। इसे कैसे नोट कर सकते हैं, इसका इसका ज्ञान हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञान कर सकते हैं इसको। देखो बेटा, इसमें पराक्षण दाब क्या होता है, हमने इस प्रकार से, देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस टाइप से एक जार ले लेते हैं, इसके बीच में SPM लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ क्या करते हैं, इस तरफ ऐसे पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन माने जो दबाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, और इसमें भर देते हैं कम सांद्रता वाला भी, ठीक है ना, इधर क्या कर देते हैं, अधिक सांद्रता वाला। यहाँ पर हम क्या करें, लगा देंगे दाब मापी, इस वाले पे लगा देंगे दाब मापी, जो दाब को मापेगा, है ना, ज्ञात करेगा। फिर क्या करेंगे, इस विलयन में क्या होगा, इसको, ये जो हमारे पास ये है पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को हम दबा के रखेंगे, इसे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसको ऊपर नहीं खिसकने देंगे, ठीक, इसको ऊपर नहीं खिसकने देंगे तो स्टेबल रखना पड़ेगा, है ना। यहां से क्या होगा, कम सांद्रता से, जो ये कम सांद्रता है, यहां से विलायक के कण इधर की तरफ आए, क्यों, पराक्षण क्रिया में होता है इसे। तो इस पराक्षण की क्रिया करने के लिए, जो पराक्षण की क्रिया हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब इधर आएंगे तो ये ऊपर बढ़ेगा, ये क्या होगा, ये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसको ऊपर नहीं बढ़ने देना, ऊपर नहीं बढ़ने देना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पर एक दबाव लगाना पड़ेगा, एक दाब देना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऊपर से दाब देना पड़ेगा, और उस दाब को हम क्या करेंगे, दाब मापी से नापेंगे कि ये ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो इस पराक्षण की क्रिया को रोकने के लिए जितनी हमें क्या करनी पड़ेगी, दबाव की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी, जितना दाब डालना पड़ेगा वो कहलाएगा पराक्षण दाब, पराक्षण की क्रिया ना हो पाए
यानी कि ये जो है इधर की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाए, यहाँ से हमने एक दबाव उत्पन्न कर दिया इसके ऊपर, ठीक है ना, दबाव लगाया कि ताकि इधर ना आए, तो उस दबाव को हम नापेंगे तो वो कहलाएगा प्रासरण दाब, ठीक है ना। प्रासरण दाब की क्रिया को रोकने के लिए हम जितना दाब डालते हैं वो क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा बेटा प्रासरण दाब। यहाँ पर ये दे भी रखा है आपके पास, जैसे माने यहाँ बनाया हुआ, देखो ये है शुद्ध जल, ये बाहर की तरफ है, ये शुद्ध जल है ना, और एक झिल्ली यहाँ पर है, जानता हूँ झिल्ली लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, और ये अंदर जो भरा हुआ है ये है शर्करा यूरिया का विलयन, शर्करा भी हो सकता है, ये यूरिया हो सकता है ना, और शुद्ध जल बाहर है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पहले ये विलयन भरा हुआ था यहाँ तक, देखो यहाँ तक भरा हुआ था, अब इसने क्या किया, क्योंकि इस लेवल तक है, यहाँ विलयन भरा हुआ था, लेकिन पानी यहाँ तक भरा हुआ, इसने क्या किया, जैसे हमने इसको डुबाया तो यहाँ पर जो ये झिल्ली थी, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही, इसने यहाँ से क्या किया, ये द्रव के अणु अंदर चले गए और इसका लेवल चले गए यहाँ तक, इतनी हाइट हो गई। यदि हम इसको देखेंगे तो ये इतना जो एरिया है, ये क्या हुआ, परासरण क्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ चले गए। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का जो दबाव उत्पन्न होता था, यानी कि वायुमंडलीय दबाव था, उसके विपरीत इसने इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया, है ना। तो इसे भी हम परासरण दाब कह सकते हैं, यानी कि परासरण दाब, ठीक है ना, उस द्रव स्थितिकी दाब के बराबर होता है जो विलायक की ओर अधिक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाने से रोकता है। यदि हम इस पे कोई दबाव उत्पन्न करें, इसको यहाँ उत्पन्न जाने न दें, तो वो क्या कहलाएगा, उसका परासरण दाब कहलाएगा। तो जितना दाब उसमें हम डालें, तो इसको कहते हैं बेटा परासरण, ठीक है। अब परासरण दाब देखो, परासरण दाब के लिए दूसरा मेथड ये भी है, यहाँ पर ये तो वही वाला आ गया जो मैंने बताया था आपको, ये पिस्टन लगा हुआ देखो, है ना। तो परासरण दाब का प्रदर्शन हम देख सकते हैं कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है विलयन की तरफ, यानी कि इसके कण इधर की तरफ आ रहे होंगे, ऐसे इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है ना। विलायक के कण क्या हो रहे हैं, विलयन की ओर है, और यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, या दूसरा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलयन, ठीक है ना, विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब का मतलब यंत्रों के द्वारा लगाया दाब, है ना, यांत्रिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, यानी कि जब हम इसको दबाव यहाँ डालेंगे तो परासरण क्रिया रुक जाए, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं परासरण दाब, और इसे हम क्या किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं, ठीक है ना, उसको किससे दिखाते हैं, पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से है ना। तो परासरण दाब सबकी समझ में आ गया। परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना हम दबाव उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है ना। यानी परासरण क्रिया क्या है, विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोकना, है ना, या विलयन में जाने की क्रिया को हम कहते हैं परासरण क्रिया, और उसको रोकने के लिए जितना हम दबाव उत्पन्न डालेंगे उस पर, तो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, परासरण दाब के अलग अलग नियम है, ठीक है ना। परासरण दाब के नियम है, देखो इसमें कंडीशंस अलग अलग हैं। ये कह रहा है देखो, तनु विलयनों में विलय के अणुओं का व्यवहार ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे क्या होता है, एक गैस में क्या होता है, गैस में जो है गैस के अणुओं का व्यवहार होता है, ठीक है ना। जैसे में पूरी गैस में यदि हम क्या करें, उसमें एक गैस के अणु का व्यवहार होता है उसी प्रकार से, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो गैस के नियम है, गैस समीकरण है, उनसे लिया। तो पहले है वैज्ञानिक थे वान हॉफ, यदि हम इसमें देखेंगे तो वान हॉफ है, तो वान हॉफ ने क्या किया, देखो ये कह रहे हैं वान हॉफ ने गैस नियमों को विलयन पर लागू किया। इसने क्या किया, जो वान हॉफ था, इसने क्या किया, जो नियम थे उसको विलयनों पर भी लागू किया, है ना, और इस नियमों के आधार पर उसने
कुछ समीकरण व्युत्पन्न किए। तो जैसे पहले इसने वान टॉप के अनुसार देखो, वान टॉप का ये देखो, ये पहला नियम आ गया वान टॉप बायल नियम, ठीक है ना, वान टॉप का बायल नियम। तो इन्होंने क्या किया, इसने सारे नियम जो गैस पे लगते थे वो उसको किस पे लगा दिया, विलियन पे लगा दिया, ठीक है ना। उसके आधार पर उसने क्या कहा, पहला नियम है बायल का नियम, ठीक है। ये कहता है कि एक निश्चित ताप पर किसी दिए गए विलयन का परासरण दाब, देखो यहां पर है दिए गए विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बायल के नियम क्या था, गैसों के लिए था, लेकिन इसने किस पर लगा दिया, उसको विलियन पे लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर देखो विलियन का जो परासरण दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो परासरण दाब को हम किससे दिखा रहे हैं, पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर यदि देखेंगे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है ना, जो टेम्परेचर है क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम इसको इस तरफ ले लें, v को यहाँ ले लें, तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। v क्या है, विलियन का आयतन है, ठीक है, पाई क्या है, परासरण दाब। इस प्रकार से पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा चार्ल्स का नियम था, चार्ल्स का नियम भी इन्होंने क्या किया, ये कहता है देखो एक स्थिर परासरण दाब, जहां पर दाब क्या है, स्थिर कर दिया इसने, परासरण दाब को क्या कर दिया, स्थिर। पहले वाले में ताप स्थिर कर रखा है, दूसरे वाले में क्या किया, परासरण दाब को स्थिर कर दिया, ठीक है ना। और जब परासरण दाब को स्थिर किया तो विलियन का जो आयतन है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पर परासरण दाब क्या है, कांस्टेंट कर रखा है ना। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा नियम है देखो ताप का नियम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, देखो एक स्थिर आयतन, अब आयतन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, देखो आयतन स्थिर हो गया, ठीक है ना। और ऐसी आय जब आयतन स्थिर हो जाएगा तो कहता है आयतन स्थिर तनु विलियन का जो परासरण दाब है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि जो ये होगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि पाई अपॉन टी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये तीनों चीजों को उसने बता दिया बेटा, है ना। पहला नियम बायल का नियम था, बायल के नियम में ताप स्थिर होता है, चार्ल्स के नियम में परासरण दाब स्थिर है, और वान टॉप का दाब ताप नियम में क्या है, आयतन स्थिर है, ठीक है ना। तीनों चीजें उसने बता दी। अब इन तीनों को हम संकलित रूप में देखेंगे, एवोगाड्रो नंबर्स, एक अगर आगे भी है, यह है वान टॉप एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, तो वान टॉप ने उसके नियम का उपयोग भी परासरण ताप के लिए किया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एक निश्चित ताप भी क्या है, निश्चित है, एवं परासरण ताप विलयन के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या के समान होता है, यानी कि पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, और वी वन इज इक्वल टू वी टू, और टी वन इज इक्वल टू टी टू, और एन वन इज इक्वल टू एन टू। एन का मतलब यहाँ पर मोल अंश है ना, ये मोल से है। तो जो पहले विलियन का ये होगा परासरण दाब वो दूसरे विलियन के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, चौथा टाइप हो गया। पांचवा टाइप है बेटा, देखो उसमें विलियनों का सामान्य समीकरण। ये देखो सारे समीकरण हमने देखा, पहले समीकरण में क्या था कि जो पाई, यहाँ पर यदि देखेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है ना। दूसरा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है ना। और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, t, और n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है ना। ये सारे नियमों को यदि हम एक साथ लेंगे तो इस प्रकार से सारे आ जाएंगे, है ना। अब यदि हम गैस समीकरण को देखेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था बेटा, गैस समीकरण ये तो होती थी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता था, एनआरटी, ये थी गैस समीकरण। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको परासरण दाब के लिए
या यहाँ पर बिलियन के लिए ले लिया तो उसने कहा सामान्य, देखो सामान्य बिलियन समीकरण, सामान्य बिलियन समीकरण क्या क्या है, एनवी, यहाँ पर क्या कर दे, पी की जगह एनवी इज इक्वल टू एनएसटी, जहां पर एस क्या है, एस हो गया बेटा विलियन स्थिरांक, देखो एस पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता था गैस समीकरण, एस क्या है यहाँ पर विलियन स्थिरांक हो गया, ठीक है ना, जिसका आंकिक मान जो है गैस स्थिरांक के समान होगा, देखो जैसे गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी होता तो आर के बराबर इसके समान होगा, ठीक है ना, एस के स्थान पर उसने आर लिखा, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, यदि एस की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 0.0821, जितना क्या होती आर की वैल्यू होती, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर पहला आ गया एनवी इज इक्वल टू एनएसटी, ये इसने क्या कर दिया, सामान्य विली क्या दे दिया, सामान्य विलियन समीकरण दे दिया, ठीक है। अब फिर अलग अलग देता है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, पाई वी इज इक्वल टू एनएसटी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये इस समीकरण को हम इस रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यदि हमें पाई की वैल्यू निकालना, पराश्रण दाब निकालना, क्योंकि पराश्रण दाब पाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी आ जाएगा, एन अपॉन वी इज और एस टी, एन अपॉन वी मालूम क्या होता है, ये सांद्रता का कॉन्सेप्ट होता है, सांद्रता जानते हो बेटा, इसको पाई लिख लो बेटा, पाई है गलत हो रखा है ना, तो ये एन अपॉन वी बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या और प्रति लीटर में, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन सांद्रता हो गया, तो सांद्रता को हम सी से दिखाते हैं, सी एस टी, यानी कि पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस टी हो सकता है। ये इसने क्या किया, गैसों की समीकरणों का उपयोग करके उसने क्या किया, विलयन के लिए भी एक समीकरण दे दी, ठीक है ना, इस प्रकार के समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक समीकरण था, परासरण दाब एवं विलेय का अनुभार, ठीक है ना, अब हमें विलेय का अनुभार निकालना, मान लीजिए परासरण दाब के लिए हमने समीकरण निकाल ली, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी, निकाल दिया था हमने, है ना, इसको हम सी एस टी भी कह सकते हैं, सी एस टी, है ना। तो अब ये क्या कहता है, इससे हमें विलेय का अनुभार भी ज्ञात करना है, इनके बीच संबंध बताना है ना, तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा कि हमारे पास है पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी था, और यहाँ पर आर टी ले लिया हमने इसको ना, आर किस वाले में लिया, ये गैस करंट से लिया बेटा, है ना, तो यहाँ पर एन अपॉन वी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी और आर टी, ठीक है ना, एन अपॉन वी के सी लिख सकते हैं, तो ये सी आर टी इस रूप में आ जाएगा। ये जो सी है इसको हम पहले ही कंडीशन में भी ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, पाई इज इक्वल टू एन बराबर क्या होता है बेटा, एन विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अनुपात, बिल्कुल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, चलो एक चीज तो समझ गए आप लोग, है ना, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, है ना, ये एन का मतलब हो गया विलेय का अनुभार, ये एन का मतलब हो गया, वी इसमें नीचे नीचे रहेगा, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, यदि हमने क्या किया, पाई लिया और इन्होंने क्या माना कि जो विलेय का ग्राम में मात्रा है, विलेय की ग्राम में मात्रा, इसको इस स्मॉल डब्ल्यू जो भी लिया है इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर जो अनुभार है उसको लिया एम डैश, ठीक है ना, और बटे में क्या कर दिया, वी कर दिया, और इसको आर टी, बस हमने कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डैश, क्योंकि ये नीचे ही होगा, v इंटू आर टी, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अब अणुभार भी निकाल सकते हैं, अणुभार अणुभार कैसे आ जाएगा, यदि हम अणुभार निकालना चाहेंगे तो m को हम कहाँ ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे, देखो तो हम इससे अणुभार भी निकाल सकते हैं, m डैश इज इक्वल टू पाई नीचे आ जाएगा, स्मॉल w अपॉन पाई इंटू वी आर टी, इससे भी हम निकाल सकते हैं अणुभार, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, विलेय का अणुभार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा पराशरण दाब। अब एक लास्ट टॉपिक ऐसा
ये है वांट हॉफ गुणांक। ये वांट हॉफ गुणांक क्या होता है? ठीक है ना, ये इसको कहते हैं वांट हॉफ कारक भी कहते हैं। ठीक है ना, ये कहता है किसी अणु, देखो किसी अणु संख्या गुणधर्म की प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को हम कहते हैं वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ कारक। जो अणुसंख्या गुणधर्म थे, कौन कौन से थे हमारे पास? कितने अणुसंख्या गुणधर्म कितने थे जो हमने पढ़े बेटा? 4 चार तो थे। 3 सर। 3 या 4? आस दाब में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन। पराशर दाब भी आता बेटा इसमें, है ना, पराशर दाब भी आता है इसके अंदर। तो हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म कितने हैं? 4 है। और उन चारों में क्या है, उन चारों के लिए हम वांट ऑफ गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि वांट ऑफ ने एक कारक दिया था, जो हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म है, उनके प्रायोगिक जो मान होंगे, जो प्रयोग द्वारा निकाले गए मान होंगे, और जो सामान्य मान होंगे, उनका जो अनुपात होगा, उसको कहते हैं वांट ऑफ कारक या वांट ऑफ गुणांक। जैसे यहाँ पर आई, इसको हम आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से, है ना। तो ये है, देखो, एक अणुसंख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान आएगा, और उसी अणुसंख्या गुणधर्म, ये देखो अणुसंख्या गुणधर्म का जो सामान्य मान होगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये डेल्टा लिखा हुआ ना, ये ऑब्जर्व लिखा हुआ बेटा, ऑब्जर्व का मतलब प्रायोगिक, है ना। और यहाँ पर कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट किया, उन वैल्यू का जो ये आएगा आई के बराबर। ठीक है ना। अब देखो, हम पहले किसके लिए निकालते, देखो वाष्प दाब में अवनमन, पहला था हमारे पास वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है ना, इसके लिए यदि हम वांट ऑफ गुणांक आई देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा पी, क्योंकि वाष्प दाब हम किससे दिखाते थे? डेल्टा पी से दिखाते थे, है ना। और इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, और बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा पी, और जो हमने कैलकुलेट की, कैलकुलेट वैल्यू। ठीक है ना, एक तो कैलकुलेट होती है, एक ऑब्जर्व जो प्राप्त वैल्यू होती है ना। इसका जो अनुपात होगा वो वांट ऑफ गुणांक होगा इसके लिए। देखो क्वथनांक में उन्नयन के लिए, इसके लिए सेम सेम कंडीशन, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि क्वथनांक उन्नयन के लिए निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू यदि निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा टीबी, है ना। और इसकी क्या होगी, ऑब्जर्व वैल्यू, और बटे में क्या आएगा, ठीक है ना, डेल्टा टीबी, और इसमें क्या आएगी, कैलकुलेट जो हमने की वैल्यू, है ना, कैलकुलेट वैल्यू। उसके बाद है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन किस पे, फ्रीजिंग पर, फ्रीजिंग होता था। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा टी एफ, है ना, टी एफ, और ये कैसे, ऑब्जर्व वैल्यू, और इसके बटे में क्या आएगा, डेल्टा टी एफ, है ना, और एक कैलकुलेट वैल्यू। इस प्रकार से आ जाएगा। इसी टाइप से किसमें, किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, जो वांट ऑफ गुणांक के लिए। ठीक है ना, वहां पर भी क्या आएगा, यदि पराशर दाब के लिए निकालेंगे, तो पराशर दाब के लिए क्या होगा, यदि हम निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, जो पाई से दिखाते हैं हम इसको, पाई की जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी, है ना, ये पाई की ऑब्जर्व वैल्यू बटे पाई का हमें क्या है, कैलकुलेट, ये निकाल। भाई इस प्रकार से हमारे चारों के चारों, हमने की चारों के लिए हमने क्या कर दिया, वांट ऑफ गुणांक भी निकाल दिया। इससे छोटा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना, क्या पूछे जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक यानी कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चलो ये देखो तो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इस क्वेश्चन को करो तो, पराशर दाब की गणना कर। इसमें हमें पराशर दाब की गणना करनी, कैसे कैसे की जा रही है। सर टेम्परेचर केल्विन में लेना है या सर डिग्री सेल्सियस में लेना हाँ, आवाज नहीं आई बेटा। है? सर टेम्परेचर जो है सर, वो एसआई में लेना है या सर ये सेल्सियस में लेना है सर? ये सेल्सियस में ले रखा है इन्होंने, डिग्री सेल्सियस में कर रखा है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो सर वहाँ पे केल्विन में लेते हैं सर। हाँ तो चलो उसमें कैलकुलेट में दो, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी आ रही है।
हो गया बेटा? चलो मैं बता देता हूँ इसमें, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना क्योंकि आप लोगों ने करना है बहुत सारी चीजें, है ना। देखो बेटा, इसमें हमारे पास है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% दिखाओ, इसमें 5% यूरिया, यानी कि ये क्या है, यूरिया जो है ये यहाँ पर विलेय है ना, यूरिया क्या है इसमें, विलेय है। तो यहाँ पर यदि देखो बेटा, यहाँ पर मोलों की संख्या है, ये देखो n बराबर, यहाँ पर हम विलेय की संख्या देख सकते हैं। चलो मान लीजिए हमने स्मॉल w इक्वल टू 5 ग्राम ले लिया इसको, ठीक है ना। और बटे में क्या आएगा, इसका अनुभार, इसका अनुभार भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनुभार भी निकालना पड़ेगा। अनुभार यूरिया का क्या, यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। इसका अनुभार निकालो बेटा, अनुभार कितना होगा इसका, 60। हाँ 60, 60 ठीक है ना, अनुभार 60 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब आयतन देखो, आयतन कितना है इसमें, वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये मान के चलते हैं हम, इसमें आयतन परसेंट दे रखे ना, प्रतिशत के फॉर्म में दे, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं 100 ml के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें मालूम ऐसा कुछ दिया नहीं उसने, 5% माने 100 ml में से 5 ml ये हो जाएगा, 5 ग्राम ही हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 100 ml, या हम कह सकते हैं 100 ml भी ले सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं 0.01 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या 1 लीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर लेंगे तो तब फिर क्या होगा, तब हमें 50 ग्राम लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, 5% का मतलब है 100 में से 5 ही है, और यदि हमने इसको 1000 लिया तो हमें 50 लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया इसमें, देखो बेटा क्या करना है कि हमने 0.1 लीटर ले लिया, और दूसरा देखो और क्या है, आर की वैल्यू हमें मालूम है, देखो आर भी हमें पता है, आर कितना है, आर इज इक्वल टू 0. कितना होता है 0.821, और टी भी हमें पता है, टी कितना है, टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में करोगे तो 273 आ जाएगा, क्लियर। बस तो पाई की वैल्यू हमें निकालनी, तो देखो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बराबर होगा n अपॉन वी, यानी n की वैल्यू क्या होगी 0.5 अपॉन 60, ये n हो गया, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, है ना, सॉरी 0 नहीं, पॉइंट नहीं, 5/60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ v का मान कितना है, आयतन कितना है 0.1, ठीक है, इनटू r कितनी, r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू कितनी है 0.0821, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय t कितना आया 273, बस हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, यानी कि 5/60 गुणा गया 0.1, ठीक है ना, और इसके साथ ऊपर कर सकते हैं 0.0821 और 273, तो देखो 12/60 हो गया, है ना, 12 ये कितना आ जाएगा 1.2 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे 0.0821 इंटू 273, और इसमें कितना आ जाएगा 1.2, और इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आएगा बेटा आपका, ये आएगा 18 पॉइंट, कैलकुलेट कर लेना 67 वायुमंडल, ठीक है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल आइडिया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इसमें से, आप लोग बुक में देखना है इनके क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना, ये सारे हैं इस टाइप से, क्योंकि इसका एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ ध्यान न दें। और एक मिनट है, अब ये है बेटा इसमें प्रतिलोम प्राशन, क्या होता है प्रतिलोम प्राशन, मालूम है आप लोगों को, प्रतिलोम प्राशन, चलिए उसी को बनाओ, उसी प्रतिलोम प्राशन मालूम है, प्राशन का उल्टा, बिल्कुल, प्राशन क्रिया क्या होती है, प्राशन की क्रिया में क्या होता है,
सर एक एसपीएम होता है जिसमें सर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर सर विलायक गति करता है। तो प्रतिलोम परासरण क्या हुआ? सर इसमें अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। देखो बेटा, ये हम कहते हैं यदि ज्यादा अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आएगा इस टॉपिक आपको, क्यों? उसको पता है क्योंकि आप रोज सुनते रहते हैं, है ना? ये नहीं है टॉपिक्स, ठीक है? देखो, ऑस्मोसिस अंग्रेजी में कहा जाता है, परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये है बेटा ऑस्मोसिस, है ना? और यदि हम देखेंगे, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो प्रतिलोम परासरण होगा इसको बोलेंगे रिवर्स, ठीक है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? और जनरली आप क्या कहते हैं इसको? एक शब्द में कहते हैं, वो कहते हैं आरओ बोलते हैं। जो पानी को छानने वाला होता है उसको बोलते हैं आरओ। जिसे हम पानी को घर में लगाए हुए आरओ है, या हमारे स्कूल में आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का मतलब क्या है? उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। कौन सा हो रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम परासरण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिलोम परासरण, ठीक है ना? प्रतिलोम परासरण में होता क्या है? देखो, हम परासरण की क्रिया को पहले समझते हैं। परासरण की क्रिया में क्या हो रहा था? यहाँ ये विलायक था और ये विलयन था, ठीक है ना? ये है बेटा विलायक। विलायक के कण आ रहे थे कहाँ? विलयन। ठीक हो गया? ये तो हो रहा था। अब प्रतिलोम परासरण में क्या होगा? जो विलयन है, इस विलयन में से केवल क्या जा रहा है? यहाँ विलायक जा रहा है। ये है प्रतिलोम परासरण, यानी कि विलयन में से विलायक के कण अलग हट रहे हैं। तो होता क्या है कि देखो, जो पानी होता है, जैसे हमने गाड़ का पानी लिया, ये क्या है? एक प्रकार का विलयन है, जो हमारे यहाँ गंदा पानी है मान लीजिए, ठीक है ना? हमने क्या लिया? गंदा पानी, जिसको हम कहते हैं कि गंदा पानी। अब आरओ के पास ले जा रहे हैं छाड़ने के लिए इसको। इसमें गंदा पानी बोलो या सही पानी, शुद्ध पानी बोलो, इनमें क्या होता है बेटा? जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम होता है, ठीक है ना? फास्फोरस हो सकता है, अन्य बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अनंत प्रकार के मिनरल। तो जब मिनरल है तो इसका मतलब वो क्या है? वो क्या है? विलियन है। वो क्या है? विलियन है। और इस विलियन में से केवल H2O निकाल देना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आरओ का पानी अच्छा नहीं माना जाता है। इस विलियन में से बाकी सारे मिनरल को हटा देता है और केवल किसको देता है? इधर H2O को देता है। किसको देता है? H2O को। तो वो H2O यहाँ आता है, बाकी मिनरल वो छांट लेता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ। विलियन से हमें क्या? विलियन से, यदि यहाँ देखोगे, विलियन से विलायक के कण को अलग कर देना, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, यानी कि आरओ का काम है। इसीलिए उसको आरओ कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा होगा कि विलियन में से केवल विलायक कण, अभी तक तो विलायक से जाता था इधर विलायक के कण। अब की बार क्या हो रहा है? विलियन में से केवल विलायक के कण कहाँ जा रहे हैं? अलग हट रहे हैं, यानी कि अलग हो जा रहा है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है? प्रतिलोम परासरण। इसलिए बेटा इसमें टीडीएस होता है ना? टीडीएस को ज्यादा रखा जाता है ताकि इसमें मिनरल आ जाए, पानी में मिनरल आ जाए। मिनरल आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है ना? ये है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वाला पार्ट छूट गया था इसमें से, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।